नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। ऐसा ही कुछ जज्बा लिए हुए हैं विश्वबंधु गुप्ता जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में सत्ता के केंद्र पर हमला बोला है। कुछ इसी बेबाकी पर चर्चा करते हैं विश्वबंधु गुप्ता जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्वबंधु गुप्ता जी से हमारा पहला सवाल है, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है उस पर राजनीतिक नेताओं को भी अपने शिकंजे में ले लिया है। क्या मामला था कांग्रेस का? जो पिछले 2 साल से मुझे लगातार ये बार बार खबरें मिल रही थी कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया और कौन कौन लोग कर रहे हैं। समस्या ये पैदा हो जाती है कि आप किसी भी नेता के खिलाफ तभी बोल सकते हैं जब आपके पास सबूत हों, क्योंकि कोई नेता के खिलाफ मैं नहीं बोल सकता जब तक मेरे पास उसको बैक करने के लिए डॉक्यूमेंट्स ना हो। तो क्योंकि मैं कानून का आदमी हूं, कमिश्नर रहा हूं, तो मुझे हर चीज का मालूम है। तो हमें समय लगा, और जब हमने देखा और जब काफी हमने रिसर्च किया तो इतने भ्रष्टाचार के डॉक्यूमेंट्स हमको मिले, और फिर मैं खुद तंग आ गया था। इसलिए तंग आ गया था कि ये सरकार इंटरेस्टेड ही नहीं थी किसी चीज में भ्रष्टाचार दूर करने के अंदर, किसी चीज में। कॉमनवेल्थ गेम्स का हो, चाहे 2G स्कैम हो, चाहे इनके एसेट्स की बात भी जहां तक है, अभी तक इन्होंने एसेट्स डिस्क्लोज नहीं किए हैं कई मिनिस्टर्स ने। मायावती के केस पे ले लीजिए, और पार्टीज के ले लीजिए। एक ये हो गया कि साहब भ्रष्टाचार के ऊपर हम कोई भी पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को कन्फ्रंट करने को तैयार नहीं है। आज भी आप देख लीजिए, आप जो लीडर ऑफ द लोकसभा हैं बीजेपी की, सीवीसी के मामले में मनमोहन सिंह जी ने इतनी धृष्टता दिखाई, जिसको मैं बोलता हूं। उनको पता था ये भ्रष्ट आदमी है, टिके रहे। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि आप इनको बदल दीजिए, नहीं, तैयार नहीं। कोई मनमोहन सिंह को ऊपर कोई दबाव है ना कहीं से। और जब उसको हटना पड़ा तो सबसे पहले वो क्लीन चिट दे रही हैं उनको बीजेपी की लोकसभा की नेता कि मुझे मनमोहन सिंह से कोई शिकायत नहीं है। अरे पूरे मुल्क का आपने इतना टाइम खर्च दिया, पूरे एक आप ये क्या आप एक दूसरे से आप मिले हुए हैं। अब आप देखिए, उनके एक बड़े सीनियर नेता हैं बीजेपी के, अडवाणी जी, सुन लीजिए, बड़े तो सारे ये उम्र में, पता नहीं कोई और ना समझ ले। वो कह रहे हैं बैठ के कि साहब सोनिया गांधी की फैमिली का किसी के अकाउंट नहीं है स्विट्जरलैंड का। अरे अडवाणी जी, आपके पास कोई टेलीफोन डायरेक्टरी दी है क्या सारे स्विट्जरलैंड के बैंक ने, जो आपने देख लिए सारे नाम और सोनिया गांधी का नहीं निकला और आपने माफी भी मांग ली? मुझे आप बताइए, वो नाम ना मेरे पास है, ना भारत सरकार के पास है, ना किसी के पास है, तो आपने माफी काहे को मांग ली? कल तक तो आप उसको मुद्दा बनाए हुए थे स्विट्जरलैंड अकाउंट का कि हम ये नहीं करने देंगे। फिर आपने ऐसे ऐसे आप हाथ करके आप बोल रहे हैं मैं माफी मांग रहा हूं। अरे क्या इसलिए आप माफी मांग रहे हैं कि आपके किसी रिश्तेदार का अकाउंट पकड़ा गया स्विट्जरलैंड में? और अगर अडवाणी जी इस चीज को चैलेंज करते हैं तो हम उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम भी बता देंगे। विश्वबंधु गुप्ता जी ने बड़ा खुलासा किया है कि आडवाणी जी के करीबी का भी स्विस बैंक में खाता है। ये पहली बार खुलासा किया है विश्वबंधु गुप्ता जी ने। विश्वबंधु गुप्ता जी से हम आग्रह करते हैं कि उन नामों पे भी चर्चा करें जिन पे हसन अली को लेकर उंगली उठे थे। जो चीजें आ चुकी है बाहर, कम से कम 3 चीफ मिनिस्टर्स के महाराष्ट्र के अकाउंट्स निकल चुके हैं उसके पास। शरद पवार का पैसा रखता था वो, विलासराव देशमुख का रखता था, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर विजय भास्कर रेड्डी जिनकी मौत हो गई है उनका रखता था। अहमद पटेल पता नहीं किसके अकाउंट के लिए जाते थे उसके पास, मुझे समझ में नहीं आ रहा, उनका था या किसी और का देखते थे उसका जा रहे थे। उसके बाद आपके आदर्श फ्लैट में जितने ऑफिसर्स हैं उनमें से 2-3 का निकला। अभी एक और स्टेटमेंट आया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, हसन अली और काशीनाथ तपूरिया, वो जो उसका मेन एसोसिएट है हसन अली का, ये यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आए, मायावती का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो तीनों एक प्राइवेट जहाज में गए 2009 के अंदर, और यूबीएस सिंगापुर में उन्होंने पैसा जमा कराया। अब मैं उसको जानता हूं आईएएस ऑफिसर को, उसके पास तो इतना बड़ा पैसा हो नहीं सकता कि वो यूबीएस जाए। अब वो मामला पता नहीं क्या तूल पकड़ेगा। सवाल ये है, ये अदालत सरकार के ऑफिसर्स बोल रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कि हमारे ऊपर इतना जबरदस्त प्रेशर आया फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि साहब किसी भी तरह से हसन अली को बेल मिलनी चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूं बार बार कि उन एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स के ऊपर कौन आदमी प्रेशर डाल रहा था, फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन डाल रहा था? और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर वो जो सीनियोरिटी के हैं, वो जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री के बिल्कुल टॉप लेवल से वो दबाव नहीं आ रहा,
तब तक वो हो ही नहीं सकता था। तो आप चिदम्बरम जी की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम इसी सरकार की बात कर रहे हैं। चिदम्बरम वाले तो 8 इटालियन बैंक लेकर आया वो, और 4 स्विट्जरलैंड के लेके आया और 1 नेपाल का लेके आया। चिदम्बरम का अपना इतिहास है क्राइम्स का। मैं तो प्रणब की बात कर रहा हूं, मैं तो हसन अली की फिर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की, आज उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। आप इस सरकार की ये देखिए, इन सरकारों की मंत्रियों का ये हाल देखिए, इतने भ्रष्टाचार में ना तो ये खुद इन्वॉल्व हैं, और इतना एक रैकेट चल रहा है पूरा का पूरा इस देश के अंदर, कि आप इस देश की ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करने दे रहे हैं। वो क्यों? आपके दबाव में आता, आप उसका ट्रांसफर कर देंगे उसको किसी। हमारे साथ क्या होता था, हम क्यों इसमें अब इस खोलने पर, जब भी हमने किसी बड़े आदमी को पकड़ा और हमने कहा हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तरुण थी उसके अगले दिन ट्रांसफर ऑर्डर हाथ में हमारे, आप चले जाइए किसी ऐसी जगह पे भेज देंगे, आपके बच्चे यहां स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम तो चले भी जाए, हमारी बीवी यहां काम कर रही है, हम कहां चले जाए। तो ये जो पूरा इन्होंने एक पूरे गुंडागर्दी का एक पूरा बना हुआ है। और आपको बता दें, इसमें बीजेपी भी अछूत नहीं है। हम बीजेपी के 4-5 भ्रष्ट नेताओं को जानते हैं, हमने बोला भी है उनको कि आप इनको पार्टी से निकाल दीजिए। एक भ्रष्ट नेता ने तो दिल्ली का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होटल जो है 2001 में एक ऐसी कंपनी को बेचा, बिगर टेंडर मंगाए, उसी इल्जाम के ऊपर आज राजा बंद है कि टेंडर नहीं मंगाया। यही है ना, अरुण शौरी ने 4 प्रॉपर्टियां बेची बिगर टेंडर के 2001 में, और एक ऐसी निकली है जिसका दाऊद की प्रॉपर्टी निकली है, दाऊद की कंपनी निकली है वो बाद में। अब वो बिक के फिर उसने उसको सिंगापुर की कंपनी को बेचा, उसने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। अब बाद में पता लगा मुझे, मैं तो होटल गया नहीं, वो किसी और कंपनी ने खरीद रखा है। अब जिस आदमी ने खरीदा है, वो मैंने सुना है वो हमारी जो रूलिंग पार्टी की जो परिवार है उसका एक सदस्य है। अब ये मामले सारे बाहर आएंगे और उसमें ये सरकार सुरपुर के सारी ये तो गिर आ जाएगी। ये सरकार आज से, मेरा अपना अनुमान है, 6-8-10 महीने में इतने स्कैम्स हो चुके हैं कि किसी को गिराने की जरूरत नहीं है। मुश्किल हमारे आगे ये पड़ी है, अगर बीजेपी आती है इनकी जगह, जिसमें कुछ लोग इतने भ्रष्ट हैं, तो इसको गिराने का फायदा क्या? मैं अगर 10 भ्रष्टों की सरकार को हटा के 5 भ्रष्टों की सरकार ला रहा हूं, तो मेरे जैसा आदमी तो बेवकूफ है। अब मेरी समस्या देखिए ना, मेरी समस्या सरकार को गिराने की नहीं है, ये तो अपने कर्मों से गिर चुकी है। मुझे तो प्रॉब्लम ये आ रही है, इसका फायदा कौन उठाएगा? जनता का पूरा समर्थन आपको मिल रहा है, आपके साथ जनता का एक आदमी है जो आपकी इस मुहिम में पूरा साथ दे रहा है। हमें जानना चाहते हैं जनता किस तरीके से अपने आप को पेश करे इस पूरी मुहिम में आपके। मैं इतना ज्यादा आपको बताऊं प्रसन्न हूं जनता से। आप देखिए, जंतर मंतर पे मैं जाता था, यंग लड़के इतने वेल बिहेव्ड, इतने सिंसियर। हम लोग फेल हो रहे हैं, जो हमारे लीडर्स जो हैं। हमारा चैलेंज है, क्योंकि देखिए, जन लोकपाल बिल पास होने से अकेले से भ्रष्टाचार नहीं, सिर्फ 10% भ्रष्टाचार जाएगा। हमने अभी पूरा एक बाबा रामदेव से भी टच में हूं मैं, अन्ना हजारे जी से भी हूं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ला रहे हैं हम, ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल ला रहे हैं पार्लियामेंट के लिए कि अगर वो पास हो गया तो कोई अमीर आदमी का कोई पैसा काम नहीं करेगा चुनाव में, ना क्रिमिनल उसके पास आ सकता है। वो काफी लंबा चौड़ा है, वो अगले हफ्ते, इस हफ्ते के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो मैं आपको भिजवा दूंगा, और उसमें ये संभव हो जाएगा। चुनाव सुधार के लिए आपके मुख्य बिंदु क्या होंगे? देखिए, मुख्य बिंदु एक तो ये है कि हम सारा चुनाव का कैंपेन पीरियड 1 हफ्ते का कर रहे हैं सिर्फ। नंबर 1, चुनाव से 1 महीना पहले से ना तो कैंडिडेट और ना कैंडिडेट की पार्टी कोई कैंपेन कर सकती है। आप मतलब कैंपेन कर सकते हैं, आप झंडा नहीं लगा पाएंगे, आप बैनर नहीं लगा पाएंगे, आप कोई और टीवी में एडवर्टाइजिंग नहीं कर पाएंगे, आप अखबार में एडवर्टाइजिंग नहीं कर पाएंगे। आप 1 महीने से पहले जो रेगुलर करते हैं वो करते रहिए, लेकिन चुनाव से 1 महीने पहले बंद हो जाएगा। लोकसभा की हम पूरी सीटें दुगनी करने जा रहे हैं, 542 से 1084, और सारी एमएलए की डबल हो रही हैं। तो अगर जो आदमी जिसको लड़ना है उसका आधा क्षेत्र कम हो गया ना, आज एक लोगों की भी समस्या एमपी सुनता नहीं है। तीसरा हम ये करने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में 4 करोड़ इनकम टैक्स पेयर्स हैं। हम और देशों की तरह उनका जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, पहला 200 रुपया जो टैक्स का है वो इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, हमारे पास 800 करोड़ आ जाएगा, और 5 साल में यह संख्या 4000 करोड़ हो जाती है। उससे हम क्या करेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वहां के, वो बार बार वहां के कम्युनिटी सेंटर्स में एक डिबेट करेंगे, आपस में बात करेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे करेंगे, और उसको हम टेलीकास्ट करने की परमिशन दे देंगे, क्योंकि वो जानी चाहिए जितने लोगों पर, रेडियो पे या टेलीविजन पे। उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा लॉ है वो सिर्फ कैंडिडेट्स पे ही अप्लाई नहीं करेगा, वो ऑफिस बेयरर्स पे भी अप्लाई करेगा।
और हर आदमी को जो किसी पार्टी का ऑफिस बेरर बनना चाहता है या इलेक्शन लड़ना चाहता है, हर 6 महीने में एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन, कि मेरे ऊपर क्या कोई सरकार का ड्यू बाकी नहीं है, मैंने कोई सरकार की या किसी की प्रॉपर्टी नहीं हथियार रखी है, कोई उसमें कंप्लेंट नहीं है, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस या चल रहा है तो कौन से क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, कब रजिस्टर हुए थे, मेरा आज तक जो है मेरी मैंने जो भी कुछ है उसके बारे में। और हर 6 महीने में आपको कंप्यूटर के ऊपर आपको ग्रीन या 1 हफ्ते का टाइम लेगा, ग्रीन एम्बर का मतलब है अंडर इन्वेस्टिगेशन, ग्रीन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी आदमी के खिलाफ रेड लगा हुआ है तो वो आदमी ना तो किसी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे जेडीयू हो, वो लोग ऑफिस बेरर भी नहीं बन पाएंगे। इलेक्शन की तो आप बात छोड़िए, दे स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। हम भ्रष्ट आदमी को और पैसे वाले आदमियों को ऑफिस बेरर तक नहीं बनने देंगे किसी पार्टी का। इलेक्शन कमीशन को हम कर रहे हैं कि वो पंचायत के चुनाव भी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराएगा। हम लोकपाल को ब्लॉक लेवल तक ला रहे हैं, स्टेट लेवल तक ही नहीं ला रहे हैं। उस पे हमारे जस्टिस हेगड़े साहब से हमारे थोड़े डिफरेंसेस हैं। हम बोल रहे हैं कि स्टेट में भी आएगा जन लोकपाल, और स्टेट में नहीं आएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में आएगा जन लोकपाल। जो गांव में जो आज आप नरेगा में देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको कौन रोकेगा? आप और हम तो बड़े खुश हैं कांग्रेस वाले। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो एक तरह से नरेगा का जो है, कई जगह से तो खबरें आ रही हैं कि अच्छा काम हो रहा है, मुझे सत्य नहीं मालूम, हो रहा होगा कई जगह अच्छा काम, कई जगह से काम आ रहा है कि साहब काम नहीं हो रहा नरेगा का। तो वहां पे अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर एक इंडिपेंडेंट बैठा हुआ है आदमी वहां पर, क्यों नहीं हो? क्योंकि जब तक गांव के अंदर पैसा नहीं लगेगा या जो नहीं होगा तो ये भ्रष्टाचार नहीं जाएगा। उसके साथ हम जुडिशियल रिफॉर्म्स ला रहे हैं। इसके बाद हम ये कर रहे हैं कि कोर्टें 3 शिफ्ट चलेंगी, कोर्टों की 24 घंटे चलेंगी। सिविल केसेस ट्रायल 3 कोर्ट्स में लगातार चलेगी और डिजिटली चलेगी। आपको केस फैसला करना है, सिविल केसेस के लिए हम 180 डेज की अपर लिमिट फिक्स कर रहे हैं मैक्सिमम, और क्रिमिनल केसेस की उसकी भी हम 6 महीने में याद फिक्स कर रहे हैं। अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो इन्फॉर्म करेगा कोर्ट को। आप अपनी टेस्टिमनी, आप क्यों जाते हैं कोर्ट के अंदर? आपको जो अपना जवाबनामा फाइल करना, आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करिए। आपको अपनी गवाही देनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लीजिए। जज चाहिए हमको, मेरे पास पूरी लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा 4 गुने जज जो है जज कम है। अगर 1 लाख जज चाहिए हिंदुस्तान में तो 25,000 है। हम बोल रहे हैं उनको 6 गुना करिए। LLB ग्रेजुएट्स की कमी नहीं है। हो सकता है कोई जज आप कहें कि इतने स्टैंडर्ड का नहीं है, मैं कहता हूं इतने स्टैंडर्ड का जज ना होना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत की जज का ना होना। जब डिले होता है कोई भी जस्टिस, तो आप ये समझिए कि कितना आदमी को कितनी मानसिक पीड़ा होती है, कितना नुकसान होता है। हम आशा करते हैं आपकी कोशिशें रंग लाएंगी, आपकी इस मुहिम को पूरा बल मिलेगा, आम जनता का भी, सरकार का भी समर्थन आपको मिलेगा, और ये कोशिशें ईमानदारी के लिए जरूर रंग लाएंगी। हम ये बस जानना चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार के इस पचड़े में औद्योगिक घरानों का कितना असर? बहुत बड़ा रोल है। हम आपको बोलते हैं, आपको एक बड़ी चीज हम बता रहे हैं, मैं कमिश्नर रहा हूं, स्टॉक मार्केट पे जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं, 30% कंपनियों के पास कोई अकाउंट नहीं। उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, हम नाम नहीं लेना चाहते। क्या होता है, क्वार्टरली रिजल्ट जो दिखाए जाते हैं, आप सत्यम का एग्जांपल ले लीजिए ना, उससे आपको प्रूव कर देते हैं। राजू ने सत्यम का $6 बिलियन निकाला और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। 6 बिलियन का मतलब ये हो गया 30,000 करोड़ निकाला उस आदमी ने। उसके स्कैम हो चुका था, उसकी आप क्वार्टरली स्टेटमेंट उठा लीजिए सत्यम की, वो प्रॉफिट दिए जा रही है। ये क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने के लिए, शेयर वैल्यू बने रहने के लिए हर क्वार्टर के अंदर बोगस स्टेटमेंट डाल देते हैं, और आदमी इतना प्रसन्न होता है। जैसे वो होता है, जैसे कई कंपनियां ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी बड़ी, उनके मां बाप ये कह गए उनको कि इतना भैया इतना % डिविडेंड जरूर दे देना, तो हमेशा तुम्हारे लिए स्टॉक मार्केट बनी रहेगी, चाहे घर में खाने के पैसे ना हो, कंपनी फेल हो गई हो। मैं बोल रहा हूं 30% कंपनियां इस समय उनके पास अकाउंट नहीं है, और उसके लिए सेबी जिम्मेदार है। सेबी को जेल होनी चाहिए, सेबी के ऑफिशियल्स को। लिस्ट करने से पहले एक कंपनी एक यूपी के नेता की है, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है इस समय। वो कंपनी में वहां पे वो लिस्ट भी हो चुकी है, शेयर भी चल रहा है। आपको मैं चलो एक और बता देता हूं, सुन, नाम बताएंगे? एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, अमर सिंह की। हमारे दोस्त है, हमको जानते हैं, फोन करते हैं, हम बता देते हैं। 5-7 दिन पहले वेंकटचलैया ने और अपने पर्सनल लेवल के ऊपर हम राउंड टेबल कर रहे थे, उन्होंने अपने आप स्टेटमेंट दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को लोकपाल बिल से हम बाहर रखेंगे,
और प्रधानमंत्री को भी रखेंगे। इसके लिए उन्होंने कोई हमसे कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। मुझे आप एक बात बताइए, संविधान के अंदर एक प्रक्रिया दी गई है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस सिर्फ लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है, हाई कोर्ट का भी, प्रधानमंत्री भी लोकसभा के है। हम उस लोकसभा के अधिकार को ले ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो इन्वेस्टिगेशन का अधिकार मांग रहे हैं। हमारी जो रिपोर्ट है वो स्पीकर को दे दी जाएगी, उसके ऊपर पार्लियामेंट कहती है नहीं इसको हटाना, ये ठीक है, तो हम पार्लियामेंट से वो चीज नहीं ले रहे हैं। आज मेरे पास एक जज के खिलाफ कंप्लेंट आती है, मान लीजिए, तो इन्वेस्टिगेट कौन करेगा उसको? तो कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाला तो होना चाहिए। फैसला हम पार्लियामेंट के ऊपर बिल्कुल एंक्रोच नहीं कर रहे हैं, हम संविधान की इज्जत कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं उस पर कम से कम पार्लियामेंट डिस्कस कर ले। और ये आप बताइए, एक वो ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन है बालाकृष्ण जी, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं, सारे मीडिया टीवीज को पता है, वो कहते हैं मैं इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं दिखाऊंगा। अरे भाई, जितने भी पब्लिक ऑफिस बेरर्स हैं, मैं बोलता हूं ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे एमपी है, चाहे एमएलए है, चाहे पटवारी है, चाहे क्लास 4 है, ये मैंडेटरी होना चाहिए, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न लगनी चाहिए ऑटोमेटिकली। अगर आप पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो आपकी रिटर्न जो है पब्लिक होनी चाहिए। ये मैंडेटरी लॉ में परिवर्तन आ जाए। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं दिखाऊंगा। अरे भाई, नहीं दिखा रहे हैं तो आप अपनी कुर्सी छोड़ दो। और ये कह रहे हैं कि मैं, अब ये देखिए ना, इस देश का दुर्भाग्य है, अगर एक चीफ जस्टिस के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, बालाकृष्ण, एक और पहले पे भी थे चार्जेस, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। क्या मैं कोर्ट जाना पसंद करूंगा जहां मुझे ये नहीं पता चीफ जस्टिस क्या है, ये एक भ्रष्ट है, ये करेगा कि नहीं करेगा? अरे आप लोगों ने आज कोई तनख्वाहें कम तो नहीं रह गई इन लोगों की। पहले कोई कह सकता था, इनको प्रॉब्लम क्या है? और अगर आपको नहीं दिखानी तो आप पब्लिक ऑफिस मत होल्ड करिए। आपको किसी ने ये तो नहीं कहा कि आप जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाइए, चीफ, या आप ये बन जाइए। आप मत बनिए एमपी एमएलए अगर आपको प्रॉब्लम है तो। किसने बोला आपको इलेक्शन लड़ने के लिए? लेकिन ये सभी देशों में लॉ है, अमेरिका में लॉ है ये। अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करेंगे तो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न लगेगी ही लगेगी। तो एक के बाद एक खुलासे जारी हैं। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी बहस जारी रहेगी, हमारी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं विश्वबंधु गुप्ता जी, दिल्ली के पूर्व आयकर आयुक्त, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार की इस मुहिम में वो बाबा रामदेव के साथ खड़े दिखते हैं। अन्ना हजारे से थोड़ी सी दूरी दिखती है, बाबा रामदेव से नजदीकियां, अन्ना हजारे थोड़ी सी दूरी। कारण मैं नहीं हूं, कारण कुछ 2-3 लोग जो उनके साथ हैं वो कारण है, अन्ना हजारे जी के। जी। और उनमें से कल एक व्यक्ति का फोन आया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बोला मुझसे बहुत गलतियां हुई, ये हमने आपसे सलाह नहीं ली, मैं आपसे बैठ के बात करना चाहता हूं और हमको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है जो आपसे हमने सलाह नहीं ली। तो अभी वो उनका GOM चल रहा है, 6 बजे बात होगी। वो खुद चाह रहे हैं, उनको समझ में आ गया है। क्योंकि हमको एक बात बताएं, हमको ना अन्ना कुछ इसमें से कुछ चाहिए, ना बाबा रामदेव से चाहिए, ना अन्ना हजारे जी से चाहिए, ना सरकार से चाहिए, ना ये भ्रष्टाचार खत्म भी हो जाएगा तो भी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जब एक आदमी आपको देने की नीयत से काम कर रहा है तो आप उससे दूरी काहे को रखे हुए हो? अब उनको लगा कि वो यूपी का दौरा कुछ बैकफायर कर गया सारा। अब आपको बता दें, अब वो सारा का सारा जो तामझाम बना था, पूरा जो चल रहा था, वो हो गया। हमने कहा नहीं, हम आपके साथ हैं। जब तक आपकी इंटेंशंस ठीक हैं, जब तक आपकी नीयत ठीक है, मैं आपके साथ हूं। हमने आज, हमारी शाम को बात होगी इनसे और काफी डिटेल में बात होगी। और अन्ना हजारे जी का सारा काम अब दोबारा से एक तरह से करना पड़ेगा। आपको बताएं, जितना इन्होंने नुकसान थोड़ा बहुत कर दिया है इसको। आपकी साफ गोही से एक बात तो साफ पता चलती है कि भ्रष्टाचार की मुहिम में आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, किसी से समझौता करने वाले नहीं हैं। लेकिन इस मुहिम में यूपी में आप पीछे दिखे, अपने पर्सनल कारण से पीछे दिखे, या इन लोगों का साथ नहीं मिला? क्योंकि आप एकला चलो में भरोसा करते हैं, तो फिर ये पीछे क्यों रह गए? हम पूरा दिन, इनके वाराणसी जाने से एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल हमारे साथ थे और हम इनके सारे कार्यकर्ताओं की प्रॉब्लम समझा रहे थे, संभालवा रहे थे।
हमको अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी नहीं बोला आप मेरे साथ वाराणसी चलो, ठीक है। ये बात अरविंद केजरीवाल बताए, ये बात स्वामी अग्निवेश बताए। और सबसे ज्यादा हमको दुख हुआ जब पता लगा जसपाल भट्टी था वहां पर। दुख इसलिए नहीं हुआ कि जसपाल भट्टी कोई खराब आदमी है, अगर आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हो तो आपका पर्पस डिफीट हो गया। फिर तो आप कैटरीना कैफ को ले आओ, जैसे बाकी चुनाव लड़ रहे हैं नेता, करा दो सलमान खान का भी नाटक वहां भाई। उसके बाद तो आपका जो पवित्रता है, आपकी जो कन्विक्शन है सारे उसमें, वो कहां चली गई। और वहां देखिए क्या हाल हुआ इनका। यही अन्ना हजारे की मूवमेंट मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल पीक पर थी। मैं आपको बता नहीं सकता किस हालात में पहुंच गई है। मैं बात करना ठीक नहीं समझता इस बारे में टीवी के ऊपर। विश्वबंधु गुप्ता जी की नाराजगी भी साफ दिख रही है अन्ना हजारे के उन अनुयायियों से जिन्होंने इस मुहिम को चरम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। ऐसे में विश्वबंधु गुप्ता जी थोड़े नाराज हैं लेकिन हताश नहीं हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो रैलियां निकाली जा रही हैं उनका खर्चा कहां से आ रहा है, कौन उठा रहा है, इसका खुलासा करेंगे आप? नहीं, मुझे आपको बताएं, ये जो अन्ना हजारे की मुझे नहीं पता था इन्होंने 82 लाख इकट्ठे कर रखे हैं। मुझे जो बाद में अखबार में पढ़ने को मिला तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। उसमें काफी कंपनी है जिन्होंने दिया, मुझे नहीं पता वो कौन। बताया गया था 32 लाख ही खर्चा हुआ, बाकी बचा हुआ है। खैर मैंने डोनर्स की लिस्ट देखी है उनकी। बाबा रामदेव की रैली हुई थी तो उसमें भी काफी खर्चा हुआ था, उसका खर्चा बाबा रामदेव ने उठाया था। मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं। और मैं आपको बात बताऊं, जब मैंने बाबा रामदेव की रैली में बोला तब तक मैं बाबा रामदेव से मिला भी नहीं था। टेलीफोन पे उनका रिक्वेस्ट आया क्योंकि वो टीवी प्रोग्राम्स पे मेरे साथ स्विस बैंक्स पे लगे हुए थे और हमने बोला भी। मैं आज तक मिला नहीं हूं। मैं पहली बार उनको झज्जर मिला जाकर, उनकी एक झज्जर में सभा हुई थी। मैं इस बारे में नहीं कुछ बोलना चाहूंगा क्योंकि वो बात जो है मुझे पता नहीं है। आप क्या पूछेंगे उनसे? नहीं, हम जरूर पूछेंगे। और मैं एक बात बोलूं, अगर मैं मूवमेंट चलाऊंगा तो मैं झोली फैलाकर जाऊंगा और कहूंगा किसी आदमी को 10 रुपए से ज्यादा डालने का इस पे राइट नहीं है, और जो 10 रुपए दिया है उसकी पर्ची ले जाए। और मैं उस 10 रुपए से लड़ूंगा। एक आदमी से 10 रुपए लूंगा ज्यादा से ज्यादा, और गरीब अगर अठन्नी डाल देगा तो उसके पैर छूंगा। उसकी अठन्नी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मेरा सिद्धांत है। मैं आपको मेरा पैसे है, और ये कुछ मुहिमों के लिए हो सकता है मैं जाऊं, मैं चला जाऊंगा पैर उठाकर और कहूंगा जो जितनी हुई है वो एक एक अठन्नी और रुपए का, वो शाम को इंटरनेट पे आपको वो लिखा होगा, उसका नंबर है किस कूपन वाले से लिया था। मुझे वो लड़ाई ज्यादा रंग लाएगी जो पैसे से मूवमेंट्स नहीं होती है। खून से, तपस्या करने से, बलिदान करने से देश बदलता है, ऐसे नहीं बदलता। अगर पैसे से बदल जाता तो फिर पैसे वाले तो कितने बैठे हुए दिल्ली बंबई में। मैं तो इनकम टैक्स का आदमी हूं, वहां टैक्सी में हर दूसरे आदमी को उतारा, वही 50 करोड़ का चल रहा है। गुजराती है वहां पे। भाई पैसे का महत्व अगर होता तो पैसे वाले पता नहीं क्या कर लेते इस देश में। मैं तो उस गरीब की चवन्नी चाहता हूं, अठन्नी या नहीं भी है तो उसका आशीर्वाद चाहता हूं, और वही लाएगा रंग। आज आपने आवाज उठाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस समय ही क्यों चुना, ऐसे समय को क्यों चुना जब आपको लगता है पूरा मुल्क बदल जाएगा, पूरी देश की व्यवस्था बदल जाएगी? कई कारण है उसके। मेरी 2 लड़कियां हैं, मैं आपको बताऊं, उनको कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको बताऊं, बड़ा अपना आती हैं, काम करती हैं अपना। लेकिन मैंने उनमें एक चीज पाई, नई जनरेशन में, मैं अपने सबकी बता रहा हूं आपको। हमारी जनरेशन में उनमें एक फर्क है, वो बड़ा कमिटेड है। वो किसी काम को या तो लेंगे नहीं, और लेंगे तो वो आखिर तक ले जाएंगे। ये एक फर्क मैं नई जनरेशन में देख रहा हूं, जिसके कारण मेरी जो इतनी ज्यादा मेरा सीना चौड़ा हुआ है, इसलिए हुआ है कि हमारी जनरेशन में इतने बच्चे सीरियस नहीं थे जितने ये बच्चे सीरियस हैं। अगर वो काम करने को मान जाते हैं, करने का उनका मन में आ जाता है। दूसरा, इस देश की 65% जनता जो है, 66%, वो 35 साल से नीचे की है, यंग लोगों की है। उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। आज पूरे देश के नेताओं का आप देख लीजिए, पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूं, कोई आपको आदमी ऐसा मिलता है आप अपने बच्चों को कहोगे बेटा तू इस तरह का बन जाए? एक भी आदमी लीडर का नाम बताओ, एक आधे, एक दो हो तो हो, किसी पार्टी का लीडर बता दीजिए। ये लोग देख रहे हैं लीडर को, और ये लोग देख रहे हैं कि क्या ये रास्ता, जो उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे अंदर। मैं समझता हूं अगर मेरे साथ देश का यूथ जुड़ गया, जो जोड़ने जा रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारा इसमें से अनएम्प्लॉयड होने जा रहा है। मुझे जो पीड़ा यंग आदमी के लिए है कि
इतना हमारा एजुकेशन का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कॉलेजों में और स्कूलों में, ये इनको एम्प्लॉय कौन करेगा? मुझे आप बताइए। अमेरिका में रिसेशन आया, उसमें उन्होंने छटनी कर दी, छटनी के बाद उन्होंने रास्ता निकाल लिया उसी लोगों से काम करने का। वो जो 10% बाहर निकले वो आज तक एम्प्लॉयमेंट नहीं पा रहे। इस समय जो मुझे सबसे बड़ा कष्ट ये है कि हिंदुस्तान के कम से कम 30-40% यंग लोग हैं, उनको काम नहीं मिलेगा, उनके पास जमीन नहीं है खेती में, गांव में खेती करने के लिए। उनको कौन रास्ता दिखाएगा? उनको कौन अच्छी इनके पढ़ाई में डालेगा ताकि वो कुछ कर सके? उनका कौन करेगा आप बताइए? इस देश में तो किसान सुसाइड कर रहा है, उसके बारे में कोई बॉदर नहीं है ये गवर्नमेंट। कल को ये यंग लोग लड़के सुसाइड करेंगे या कुछ करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? आपको लगता है कि भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाएगा पूरे देश से? देखिए, मैं भ्रष्टाचार का कभी किसी मुल्क में से 100% खात्मा नहीं हुआ है। जितना भ्रष्टाचार अगर आज इस भारत में है, अगर हम अगले 2 साल में उसका 60% भी खत्म कर पाए तो हम समझते हैं बहुत बड़ी मंजिल कर गए। फिर आगे वालों के लिए और लड़ाई करने वाला, हम रास्ता तो दिखा रहे हैं ना कैसे होता है। उसके बाद हम विश्व बंधु थोड़ी लीडर है। विश्व बंधु तो एक लाख विश्व बंधु पैदा करके मरना चाहता है, और कुछ नहीं, और कोई तमन्ना ही नहीं है। 1 लाख समझ ले मेरे को, मेरा काम हो गया। वो उसके बाद उसको वो संभालेंगे आगे। मेरा कोई एजेंडा नहीं, यही है। सत्ता के गलियारे में आप आए और इस खास चर्चा में भाग लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विश्व बंधु गुप्ता जी, जिनके देश प्रेम को देखकर एक शायर की याद आ रही है, जिसने कहा कि किसी को घर मिला, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। सिर्फ ये लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, हम हैं जो मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर किसी और खास शख्सियत से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।